के बारे में बेसिक आइडिया होगा ही, ठीक है। कंटेंट में एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। First, we'll study about introduction to structure. Then we'll study about types of structure. Types of structure. We'll study about suspended, folded, shell structure, catenary structure, flat plate structures, tensile structure, dome structure, tau structure, parabolic, paraboloid structure, and then composite structure. आई थिंक बहुत ना अच्छा खासा अमाउंट में स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल गए तो। ये 10 जनरल मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रिज स्ट्रक्चर में और जाएंगे तो ब्रिज स्ट्रक्चर में और 2-3 टाइप्स के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट विल सी व्हाट इज स्ट्रक्चर। अगेन व्हाट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लिंक्ड टुगेदर इन सच अ वे दैट सर्व्स अ मीनिंगफुल पर्पस। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स, देखो लुक, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डोंट थिंक दीज आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ये दोनों कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बिल्डिंग, हम किसी बिल्डिंग को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये एक स्ट्रक्चर है टाइप ऑफ। अगर हम किसी ब्रिज को देखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर है, नॉट पर्टिकुलरली बिल्डिंग, बट यस वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुड बी एनीथिंग, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें हम रह रहे हैं तो एक बिल्डिंग वही स्ट्रक्चर होगा, नहीं। स्ट्रक्चर आपका किसी भी मीनिंगफुल पर्पस से किसी भी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, भले ही आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करो या फिर ट्रैवलिंग या कुछ भी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चर। सो मेंबर्स, और हाँ यहाँ पहले समझ लेते हैं पहला पॉइंट। द स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लिंक टुगेदर। स्ट्रक्चर एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का। उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें रूफ होगा, उसमें आपके वॉल्स होंगे, उसमें कॉलम्स होंगे, उसमें आपके बीम्स होंगे, उसमें आपके लिंटल होंगे, आर्चेस होंगे। तो सारी चीजें जो मिला के जब बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चर, ठीक है। Member or components of a building can take on a variety of shapes or forms depending on their functional requirements. तो ये मेंबर्स और कंपोनेंट्स जो हमारे बिल्डिंग्स के होते हैं या फिर स्ट्रक्चर के होते हैं, ये बहुत सारे शेप में, अलग शेप्स में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट किस तरह से है। इफ आई से कि आई हैव ए, मतलब कि ऐसा मुझे एग्जांपल नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, जो कि फ्लैट रूफ वाला घर है, ठीक है। फ्लैट रूफ वाला घर है, तो मुझे पता है मेरे पास एक ये बिल्डिंग है, लॉन्ग वर्टिकल बिल्डिंग है, वर्टिकली बिल्डिंग है। तो इसमें हमें फ्लैट रूफ, हमने फ्लैट रूफ इसके ऊपर लगा दी, चलो ठीक है, हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी हमने लगा दिया। लेट सपोज यही स्ट्रक्चर अगर मैं हिली एरियाज में बनाता, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, आई डोंट थिंक कि मैं इस तरह से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाता। जस्ट बिकॉज कि इसके ऊपर स्नो आएगी, इसके ऊपर बारिश आएगी, तो लोड इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ये डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस हों। तो आई विल प्रेफर कि मैं इसके ऊपर इस तरह का स्लोप्ड वाला बनाऊं घर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ये क्यों हुआ एक्चुअली। ये जो रूफ मैंने इस तरह का बनाया और मैंने यहाँ पे जो ये इस तरह का बनाया, इट इज टोटली कि अप टू कि हमें रिक्वायरमेंट किस तरह की थी। हमें रिक्वायर्ड था कि हमें फ्लैट चाहिए तो हमने फ्लैट बनाया। हमें रिक्वायर्ड था कि हमें स्लोपिंग चाहिए जिसके ऊपर से इजीली पानी जो है रन ऑफ हो सके, स्नो जो है उसके ऊपर ना टिके, तो हमने इस तरह का डिजाइन किया। तो मेंबर्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कैन टेक ऑन अ वैरायटी ऑफ शेप्स। तो ये वैरायटी ऑफ शेप्स टोटली डिपेंड करता है आपका कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट किस तरह से। आप बिल्डिंग में कुछ भी डिजाइन करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनाते हो कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली में क्या है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं डिजाइन कर देते, आप रिक्वायरमेंट देखते हो। लेट सपोज कि मैं आपका या फिर आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपसे पूछूंगा ना फर्स्टली कि सर व्हाट वुड यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करना चाहोगे। लाइक आप एक 2 कमरों वाला घर चाहोगे, आप 3 कमरे चाहते हो, 4 कमरे चाहते हो, 2 बेडरूम चाहते हो। तो मैं प्रेफरेंस पूछूंगा उस पर्सन की, मैं आपकी प्रेफरेंस पूछूंगा। ओके सर, वी आर थिंकिंग कि हम यहाँ पे एक बेडरूम प्लेस करें, हम यहाँ पे एक हॉल प्लेस करें या फिर ओपन टू स्काई रखें इसको। तो सारी प्रेफरेंस में पूछूंगा ना। एक्चुअली सारा खेल यहाँ पे प्रेफरेंस का है, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी रेफर टू एनी बॉडी डेट इज डिजाइन टू बेयर लोड।
सेम वही डेफिनेशन आ गई। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि कोई भी सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हम स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर हम किसी भी बिल्डिंग को कह सकते हैं जो एक पर्टिकुलर लोड बेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक पर्टिकुलर उसके ऊपर मूवमेंट या फिर पर्टिकुलर एक जो उसके ऊपर लोड आ रहा है उसको वो स्टेबल कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ डेफिनेशन देखो, स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी रेफर टू एनी बॉडी डेट इज डिजाइन टू बेयर लोड। लोड बेयर करने के लिए वो कुछ भी हो सकता है, एक टनल हो सकता है, टनल के ऊपर ये स्ट्रक्चर, हमने टनल वाला स्ट्रक्चर बनाया, तो ये हमने क्यों बनाया? जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पे लोड इसके ऊपर जितने पहाड़ी है, मान लो इसके ऊपर ये सारा का सारा पहाड़ी वाला एक पोर्शन है, तो ये हम चाहते हैं कि हम यहाँ से एक रास्ता निकाले, तो वो लोड बेयर करना है ना। ये टनल जो हमने बनाया है ये लोड बेयर कर रहा है, इसका सारा जो ऊपर लोड है, इसका पत्थर रॉक्स जो भी पहाड़ होगा इसके ऊपर, तो ये हो गया। इवन मैं एक ब्रिज अगर बनाता हूँ, लेट सपोज कि मैं एक ब्रिज मैंने यहाँ पे डिजाइन किया और इसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ियों का कुछ ना कुछ लोड होगा, गाड़ी इजिली जो एक्सेसिबिलिटी उनकी अच्छी हो सके, वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके, तो हमने इस वजह से ब्रिज बनाया। हम क्या हवा में थोड़ी उड़ा रहे हैं गाड़ी को, हम एक लोड डाल रहे हैं ना इसके ऊपर, ये इसके ऊपर लोड आ रहा है ना, वो लोड को बेयर कर रहा है ना, तो एक्चुअली दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चर इवन इफ इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड बाय पीपल। सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि वो लोगों के थ्रू ऑक्यूपाइड हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट कि हम एक घर की बात कर रहे हैं, तो जब घर को हम स्ट्रक्चर कहते हैं तो हम जनरली क्या कहते हैं कि लोग इसके अंदर रहते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। इट डजंट मीन कि हम ऐसी बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे जिनके अंदर लोग नहीं रहते हो। अब मैं कहूँ कि ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर तो कोई लोग रहते नहीं है, यहाँ पे लोगों की मूवमेंट चलती है, बट लोग तो कोई नहीं रहते ना यहाँ पे, किसी का यहाँ पे घर तो नहीं है ना, किसी का प्राइवेट स्पेस तो नहीं है ना, बट हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर। वी जनरली टर्म दिस एज स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर रेफर टू सच एज नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रेफर्स टू सच एज नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर। नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब जहां कोई पर्सन ऐसे रहता हो, नहीं भी हो तो भी हम उसको स्ट्रक्चर कहेंगे, सच एज ब्रिजेस, टनल एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल। तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर के बीच में एक जो बेसिक आज तक हमारी जो सोच थी, एक जो तरीका था सोचने का, वे ऑफ थिंकिंग कि हम स्ट्रक्चर किसे मानते थे, वो चेंज हुई अब। Yes. Okay, so next types of structure. First one will be suspended structure. So suspended structure, suspended का क्या मतलब होता है? Suspended और suspension क्या कहती है ये टर्म? एनी आइडिया? बताओ। सस्पेंशन स्ट्रक्चर जो होता है, नहीं, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है वो बताओ मुझे। केवल स्ट्रक्चर तो ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंडेड वर्ड क्या कहता है? क्या मीनिंग है सस्पेंडेड वर्ड की? Okay, let's take an example. You may have seen झूमर वर्ड, पता है सभी को झूमर, या इसको सिंपल टर्म्स में कैंडिलियर कहा जाता है। झूमर या कैंडिलियर, उसका कभी देखा है उसका एक्चुअली किस वे में सपोर्टेड होता है? एनी आइडिया कैसे वो सपोर्ट करता है? बताओ। अरे ये तो सिंपल पूछा है मैंने, बता दो जैसे सपोर्ट करता है। ऊपर वो लटकता है, ऊपर से वो रहता है ना, क्या उसके बेस पे कोई उसको सपोर्ट होता है कि वो, जैसे हम बात करते हैं बेस एक चीज सबको एक सर यूजिंग सस्पेंशन चेन। ओके गुड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक सरफेसेस की, हाँ ठीक है, इस सरफेस के अलोंग ये चीज सपोर्टेड है तो ये मतलब टिकी हुई है, बट क्या कैंडिलियर या फिर झूमर जो होता है उसको कोई बेस सपोर्ट होता है? नहीं, No, totally no, because it doesn't have any base for support. ठीक है, जैसे अगर मैं लेट सपोज मैंने ये एक सीलिंग बना दी और ये मान लो कुछ मेरा ये यहाँ से ये मैंने कुछ ये कैंडलियर टाइप का कुछ बनाया, तो ये हवा में है, मान लो ये फ्लोर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम खड़े हो गए यहाँ पे, यहाँ ये आपका रूम है कुछ, ठीक है, ये आपका कैंडिलियर, ये स्पेलिंग होती है ना इसकी, LIER, हाँ कैंडिलियर यही होता है। ठीक है, झूमर जिसको हम कहते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, यहाँ से सपोर्टेड है। एक्चुअली जब हम सस्पेंडेड और सस्पेंशन की बात करते हैं ना, सस्पेंशन इज समथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग हैंगिंग और यू नो सपोर्टेड फ्रॉम अबव पोर्शन। ठीक है,
ऐसा कुछ जिसकी जब हम बात कर रहे हैं जो हैंगिंग होगा, जो लटकता हुआ होगा और उसका सपोर्ट जो होगा वो ऊपर से होगा ऑलवेज। डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी सपोर्ट फ्रॉम बिलो और द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम पार्ट, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं होगा उसका नीचे के पोर्शन से, वो हमेशा जो चीज होगी ना उसका सपोर्ट जो उसको मिलेगा वो हमेशा ऊपर से मिलेगा, अबव पोर्शन, उस चीज के हमेशा ऊपर से उसको सपोर्ट मिलेगा जो उसको हैंग करके रखेगा और जो उसको टिका के रखेगा, ठीक है। सिंपल टर्म है सस्पेंडेड, सस्पेंशन का यही मतलब होता है। A suspended structure is a structure which is supported by cables coming from beams or truss which sit atop a concrete, ठीक है। सस्पेंडेड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्टेड होता है केबल्स से, जो कि केबल्स कहां से आते हैं, या बीम से आते हैं या फिर कॉलम से आते हैं या फिर ट्रसेस से आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे बड़ा सा जो ये कॉलम काइंड ऑफ थिंग जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, एक्चुअली इसमें होता क्या है वो इसका तरीका समझो। कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, पहला होता है एक मेन केबल, दूसरा होता है एक सस्पेंडेड केबल, ठीक है। मेन केबल क्या होता है वो समझ लो और सस्पेंडेड केबल क्या होता है वो समझ लो, इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। मेन केबल, ठीक है। मेन केबल वो केबल होती है जो सस्पेंडेड केबल को सपोर्ट करती है। अब यहाँ बताओ मेन केबल कौन सा और सस्पेंडेड केबल कौन सा है। सस्पेंडेड मैंने बताया जो कि पता चल गया है, चलो छोड़ो मैं बताता नहीं हूँ दोबारा से। अब बताओ, एक केबल ये जा रही है, एक केबल ये आ रही है, तो ए केबल मैं ऊपर वाले को नाम देता हूँ, बी केबल इन वर्टिकल्स वाले को नाम देता हूँ। सस्पेंडेड कौन सा है और मेन केबल्स कौन सा है? विच वन इज सस्पेंडेड? सस्पेंडेड ए वाला है। हाँ ठीक है, सस्पेंडेड ए वाला है। और बी वाला क्या है? सर बी वाला सस्पेंडेड है। हाँ सर, बी वाला A सस्पेंडेड, main ए cable वाला है। मेन केबल है। बी वाला सस्पेंडेड केबल है, ए वाला मेन केबल है। मैंने क्या कहा था हिताक्षी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था ऐसा केबल जो सपोर्ट देता है, सपोर्ट देने का काम कौन सा कर रहा है? जो सस्पेंड करता है ऊपर से। तो कौन सा वो सस्पेंडेड केबल, ए और बी? वर्टिकल। वर्टिकल, एग्जैक्टली। और मेन केबल्स ये होते हैं जो सस्पेंडेड केबल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ब्रिज अगर देखो तो ये चल रहा है प्रोसेस, एक बीच में ऐसे डिफॉर्मिंग आर्च टाइप का चीज बना हुआ है जिसमें सारे के सारे वर्टिकल केबल्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको होल्ड किए हुए हैं। अगर इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है कि ये जो ब्रिज का जो डेक है ना, देखो बीच वाले पोर्शन को डेक कहा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, जो हमारा वर्किंग पोर्शन होता है जिसपे मतलब एक्चुअली में जो सारा का सारा मेन चीज है, ये वाला जिसके ऊपर हम गाड़ियां जाएंगी, इसको कहा जाता है डेक, ठीक है, डेक कहा जाता है इसको। ये वर्टिकल केबल समझ में आ गया कि सस्पेंडेड केबल्स हैं, ये केबल्स होते हैं हमारे मेन केबल। सबसे पहले क्या होता है कि जो डेक वाला पोर्शन होता है, डेक को होल्ड किया जाता है सस्पेंडेड केबल से, ठीक है। डेक हमारा होल्ड होगा सस्पेंडेड केबल से, और जो मेन केबल होगा वो हमारा सस्पेंडेड केबल को सपोर्ट करेगा। मतलब इसने इसको पकड़े हुए है, इसको जो है इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। डेक को होल्ड कर रखा है सस्पेंडेड केबल ने, सस्पेंडेड को होल्ड किया हुआ है मेन केबल ने, मेन केबल को होल्ड किया हुआ है कॉलम्स या फिर ट्रस ने, या फिर यहाँ पे कोई चीज होगी, यहाँ पे कुछ होगा जहाँ पे केबल्स आके बिल्कुल लग रहे होंगे और जहां से इनका लोड जो होगा सारा ट्रांसफर हो रहा होगा। लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ये जो सारा का सारा लोड जनरेट हो रहा है ना, इस कॉलम, इस ट्रस के ऊपर में आ रहा है, ठीक है। ट्रस क्या होता है? एक्चुअली ट्रस होता है हमारे मेटल का जो अरेंजमेंट करके हम कुछ एक वो बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम काइंड ऑफ थिंग बनाते हैं, तो हम ट्रस कहते हैं, ठीक है। तो इस पे सारा का सारा लोड जा रहा है, और ये लोड जो है नीचे ये ऐसे अपने जो पायर्स है इसमें जो है ये नीचे ट्रांसफर कर रहा है सॉइल में नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चल रहा है और सेम यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, नीचे यहाँ पे सारा लोड जो है नीचे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा सस्पेंडेड स्ट्रक्चर वर्क करता है। The design allows the wall, roof and cantilever floors to support entirely cables and a center column. तो ये सस्पेंडेड स्ट्रक्चर का डिजाइन अलाउ करता है कि आप अपने वॉल्स या रूफ्स या फिर कैंटिलीवर्ड जो फ्लोर्स होते हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हो एंटायरली थ्रू द हेल्प ऑफ केबल्स। केबल्स के थ्रू आप उसको पूरे को सपोर्ट कर सकते हो, पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा सस्पेंडेड स्ट्रक्चर होता है। द गोल्डन गेट ब्रिज, ये जो एग्जांपल है गोल्डन गेट ब्रिज का है, जो हमारा सैन फ्रांसिस्को में है। अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होगे तो बहुत देखा होगा ये वाला ब्रिज, ठीक है, कैलिफोर्निया में।
is another example of suspension structure. ये हमारा suspension structure का बहुत अच्छा example है. Much like the suspended building structure, towers hold the weight and cables support the bridge deck. तो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर के जैसे सिंपल होता है फंडा, वहां पे भी वही है. मच लाइक द सस्पेंडेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टावर ने जो है होल्ड किया हुआ है केबल्स का वेट. जो चीज मैंने अभी समझाया था सस्पेंडेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये टावर्स जो है, टावर्स या फिर ट्रस जो होता है या फिर कॉलम्स जो होते हैं, हो सकता है यहाँ पे कॉलम्स भी हो सकते थे कि हैवी दो हमने कॉलम एक इस तरफ से और एक हमने इस तरफ से जो फ्रेम बना दिया होता कंक्रीट का, और इसके ऊपर भी सारा लोड हमने डाल दिया होता, तो नो प्रॉब्लम, वो भी वर्क कर जाता है यहाँ पे. बट यहाँ पे इसका बताया जा रहा है कि गोल्डन गेट ब्रिज कैसे वर्क कर रहा है. सस्पेंडेड बिल्डिंग सिमिलर जैसे होता है स्ट्रक्चर, टावर्स ने वेट होल्ड किया हुआ है सारा का सारा केबल्स का, और उन केबल्स ने सपोर्ट किया हुआ है डेक को. अगर ये केबल्स को डेक को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सारा का सारा पानी में गिर जाएगा. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर. सस्पेंडेड स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है कि ये बहुत लंबे लंबे स्पैन्स को जो होता है ना सस्पेंड कर देता है. अब ये देखो कितना बड़ा स्पैन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बीच में कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये सारा का सारा केबल सपोर्टेड है. कितनी भी गाड़ियां इसके ऊपर आ जाए तो भी इजिली जो होता है इसका वर्किंग जो होता है वो चलता रहता है. ये योयोगी नेशनल जिम्नेजियम है, ये भी हमारा पूरा का पूरा सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये देखो ये ट्रस है, यहाँ पे ये ट्रस से जो है ना सारे के सारे ये केबल्स कनेक्टेड है, और ये पूरा जो इसका सरफेस रूफ है ना इसको सपोर्ट किया हुआ है इसने. यहाँ पे ये बीच वाले पोर्शन ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रखा है केबल्स के थ्रू. ठीक है, क्लियर हुआ सस्पेंडेड स्ट्रक्चर? और एनी डाउट? क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर. सो फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर क्या होता है? फोल्डेड प्लेट आर असेंबलीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स. ठीक है, फ्लैट प्लेट समझने से पहले ये समझो, फ्लैट प्लेट्स जो होते हैं वो जनरली हमारे ये वाले पोर्शन होते हैं, ये फ्लैट सरफेस जो होते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ जो सरफेस होगा, ऐसा कुछ ये सरफेस जो होंगे हमारे, ये बाहरी सरफेस जो देख सकते हो, जैसे ये सरफेस देखो, ये फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बट ज्योमेट्री इनमें यूज की जाती है. तो हो सकता है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाया गया हो, ऐसा कुछ बनाया गया हो, या फिर ऐसा कुछ, ये कुछ हो सकता है ऐसा कुछ. ठीक है, बट ज्योमेट्री होता है और फ्लैट होता है, इसमें कर्व नहीं देखने को मिलता. जैसे इसमें देखो ये इधर से ऐसा कुछ होगा ना, यहाँ से ऐसा कुछ होगा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है हमारा पूरा का पूरा, यहाँ पे फ्लैट है पूरा का पूरा, ये फ्लैट है. तो अब इन फ्लैट स्ट्रक्चर जो क्या किया जाता है, फोल्डेड प्लेट्स आर असेंबली ऑफ फ्लैट प्लेट. तो फोल्डेड प्लेट जो पूरा होल स्ट्रक्चर होता है वो असेंबली होता है, मतलब एक तरह से कनेक्टिव होता है, एक समझ सकते हो यूनिटी है, यूनिफाइड है वे में है कि हमने बहुत सारे सिंपल ये जो फोल्डेड प्लेट्स हैं इनको ज्योमेट्री में ऐसा हमने जोड़ा हुआ है. फ्लैट प्लेट्स रिजिड कनेक्टेड टुगेदर अलोंग विद देयर एजेस. तो ये एजेस के अलोंग कनेक्टेड होते हैं. इफ आई से कि मैंने कुछ ये बनाया और दूसरा मैं कहूँ कि मैंने कुछ ये जोड़ा हुआ है इसको, तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा एज जो है मैंने इसके अलोंग दो चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, एक इसको और एक इसको, तो ये मेरा बन गया फोल्डेड प्लेट. ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल देखो ये वाली चीज, यहाँ पे ध्यान दो, एक प्लेट ये कनेक्ट हो रखी है इधर की तरफ और एक प्लेट इधर की तरफ कनेक्ट हो रखी है. अगर इधर से ध्यान देखो तो ये वाला प्लेट, एक ये वाला प्लेट, और इस वाले एज के अलोंग कनेक्टेड हो रखा है. तो वही चीज कहा जा रहा है कि फ्लैट प्लेट्स जो होते हैं वो जनरली हमारे कंक्रीट के होते हैं यूजुअली, और हो सकता है कि ये स्टील के भी हो सकते हैं, और इनको मतलब फोल्ड करके इस वे में इनको क्रिएट सीरीज किया जाता है ताकि ये इंटरकनेक्टेड सरफेस बन सके. ठीक है, जैसे एक्चुअली मैं इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं. मैंने जो इमेज दिखाई हुई थी ना ऊपर, देखो ये चीज नेचर में देखा होगा, पाम लीव्स कभी देखा है? ये लीव्स, ये बताओ, देखो ये ध्यान से देखो, ये सारा फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर ये तो है. अगर कोई किसी ने देखा होगा पुराने टाइम में जो पंखे आते थे, वो नारियल के जो पेड़ के जो पत्ते होते थे, कभी देखा है किसी ने वो कैसे फोल्डेड हुआ करते थे, वो एजेस के अलोंग जुड़े हो रहते थे पूरे के पूरे. वो जापानीज फैन देखा है किसी ने, जो उसको आपस में मोड़ो तो फोल्ड हो जाता है और उसको खोलो तो पूरा एक कर्व जो एक आर्क सा कुछ बना देता है, वैसा कुछ
यस सर देखें। हाँ वो एक्चुअली फोल्डेड प्लेट होता है। उसको हमने क्या किया हुआ है, हमने ज्योमेट्री को सबको फोल्ड किया हुआ है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है ये नेचर से डिराइव किया गया है। ये फोल्डेड प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है नेचर से है। नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें फोल्डेड प्लेट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। स्पेशली जो ब्रॉड लीव्स जो ट्रीज होते हैं ना, जिनके बहुत चौड़े चौड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उनके पत्तों को अगर देखोगे तो उनके पत्ते जो होते हैं ना आपस में, वो फोल्डेड प्लेट्स जो होते हैं वो एजेस के अलॉन्ग जुड़े हुए होते हैं। कभी नारियल के पत्ते, इन सब के पत्ते अगर देखना ना, तो इनके पत्ते, अगर खजूर के पत्ते देखना तो इनके पत्ते दिखेंगे कि सारे के सारे फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चीज यहीं पे वही चीज बताई गई है। फोल्डेड स्ट्रक्चर सिस्टम विच आर एनालॉगस टू सेवरल बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम से सिमिलरली है। एज फाउंड एट ब्रॉड लीव ट्रीज, पेटल्स एंड फोल्डेड इंसेक्ट्स, तो फोल्डेड इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके ऐसे इस तरह के फोल्डेड देख सकते हो कि जो उनके पंखुड़ियां होती है ना, उन इंसेक्ट्स के जो पंख होते हैं वो फोल्डेड होते हैं। इवन हर इंसेक्ट की मोस्टली फोल्डेड ऐसे होते हैं कि वो अपना पूरे सारे पंख को बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद खोल लेते हैं, बंद करते हैं, तो सारे के सारे लेयर्स जो होते हैं वो फोल्डेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर सारे लेयर आके चिपक जाते हैं। वो फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर का ही तो एग्जाम्पल है ना। ये प्लेट्स जो होते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अभी रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या? रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है? पढ़ा हो क्या पता फिजिक्स में? व्हाट इज रिजिड स्ट्रक्चर और रिजिड सरफेस? फिक्स्ड सरफेस सॉलिड। हाँ ठीक है। सर और सर रिजिड स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना सर जो कठोर होता है, मतलब कि ना उस बताओ आगे। सर मतलब कि रिजिड स्ट्रक्चर जो मतलब क्या उसको बोले सर? देखो, रिजिड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस देखते हो तो फर्म स्ट्रक्चर होता है, वो फर्म नेचर में होता है और उसमें इजीली बेंडिंग और डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो इजीली बेंड नहीं हो सकता है, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। लेट्स से कि अगर अगर हम स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब के ऊपर क्या होता है, जब लोड ज्यादा पड़ता है तो स्लैब जो होता है हमारा बेंड होना शुरू हो जाता है। इसको बेंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। हमारा स्लैब ऐसे बेंड होना शुरू हो जाता है जब ज्यादा लोड पड़ता है, जैसे क्रैक्स वगैरह देखा होगा तो वो बेंड होना शुरू कर देता है हमारा स्लैब। ये प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की। ठीक है, मतलब वो अगर पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज में उसकी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद वो सारे के सारा जो होता है क्या बोलते हैं, रिपेल, सॉरी रिपेल तो नहीं, दूसरा एक वर्ड होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है वो। तो वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्चुअली ये स्ट्रक्चर की, कंक्रीट की। तो रिजिड स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, फर्म होता है नेचर वाइज में, और देखा जाए तो इजिली बेंड या फिर डिफॉर्म नहीं हो सकता है कि वो अपना शेप जो होगा वो बदलेगा नहीं। ठीक है, और इसकी जो अगर हम बात करते हैं फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर की, तो फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसकी फोल्डिंग जो होती है ना, ये जो एजेस के अलोंग, ये जो फोल्डेड हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, ये एजेस के अलोंग जो सारा स्ट्रक्चर हमारा फोल्डेड फॉर्म में होता है, इससे फायदा पता है क्या होता है? इससे एक्चुअली फायदा ये होता है कि इससे लोड जो होता है ना सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि इसके ऊपर इक्वली, इसके ऊपर इक्वली, इसके ऊपर इक्वली, सारे ही सर्फेसिस के ऊपर लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो देखने में भी ना थोड़ा सा आर्किटेक्चरल लुक से भी अगर देखते हो तो थोड़ा सा देखने में एस्थेटिकल लुक, अच्छा लुक देता है आर्किटेक्चर डिजाइन में। तो ये फोल्डेड प्लेट्स की कुछ क्वालिटीज हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इक्वली हो जाता है और एस्थेटिकली जो होता है ना प्लीजिंग लगता है हमें देखने में आर्किटेक्चरल डिजाइन में। तो ये फोल्डेड प्लेट का स्ट्रक्चर है। अभी मैं थोड़ी देर बाद, मतलब अगला जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें सेल स्ट्रक्चर है। तो सेल स्ट्रक्चर और फोल्डेड प्लेट में हो सकता है कि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे और इन पर क्वेश्चंस बनता है। इस बार जेई में शायद 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे सेल स्ट्रक्चर या फिर फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर पे, आए थे ना जेई में, सेल स्ट्रक्चर पे 2 या 3 क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। ठीक है, फिर ये एक एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स एकेडमी कैडेट चैपल। ये हमारा फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, तो इसको देख लेना। फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर का सीधा याद रखो कि इसमें किसी तरह का कर्व नहीं देखने को मिलेगा, इसमें प्रॉपर ज्योमेट्री होगी और एजेस के अलोंग सारे के सारे हमारे जो होंगे प्लेट्स जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। अब मैं बताता हूं इसका सेल स्ट्रक्चर का। सेल स्ट्रक्चर में क्या फायदा होता है, देखो, the cell structure is a thin curved membrane or a slab that is usually made from reinforced cement concrete. ये एक हमारा थिन स्लैब होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो रेनफोर्स आरसीसी से बनाया जाता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से।
द सेल स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज बोथ स्ट्रक्चर एंड कवरिंग मेम्ब्रेन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पर्पज से भी बनाया जाता है और मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग करने के लिए भी बनाया जाता है। अगर देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे जो शेल्स है ना इनसे कवर किया गया, मतलब अंदर का जो एंटायर स्पेस है वो इस लोटस के जो फॉर्म है इससे कवर किया गया है, इसको सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, cell structure are defined as structure that are capable of maintaining their shape and support load without any help of frame or the solid mass material। सेल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है अपना शेप इजीली मेंटेन कर सकता है, लोड को सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी फ्रेम स्ट्रक्चर। किसी तरह की फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी तरह की कॉलम बीम्स अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये स्ट्रक्चर एंटायरली अपना लोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसको किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे बड़ा बेस्ट फायदा होता है सेल स्ट्रक्चर का। सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में और देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉमनली नोन एज प्लेट स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर को प्लेट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, लेकिन प्लेट स्ट्रक्चर में एक कर्व्ड प्लेट स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखा जाए तो ये हमारे पूरे, अगर इसमें देखोगे तो इसमें कर्व्स आपको दिखाई देंगे ऐसे, बट उसमें हमने जब फोल्डेड प्लेट्स में देखा था तो सीधा ज्योमेट्री हमें दिखाई दे रही थी, लाइंस काफी ज्यादा स्ट्रेटेड थे। Structure whose thickness is very less as per the length of the breadth of the structure are considered। तो इन स्ट्रक्चर की जो थिकनेस होती है, सेल्स की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है कंपेयर टू फोल्डेड प्लेट्स की देखें तो उसमें थोड़ी ज्यादा होती है। These types of structure are known as the thin cell structure। तो इनको thin cell structure या cell structure भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ फोल्डेड और सेल स्ट्रक्चर के बारे में। फोल्डेड की जब हम बात करते हैं तो इसमें सीरीज ऑफ फ्लैट कनेक्टेड प्लेट सिस्टम होता है, कि फ्लैट होता है, सरफेस जो होता है फ्लैट देखने को मिलेगा, ऐसा फ्लैट होगा, इस तरह से कर्व नहीं होगा। बट इसमें ध्यान दो, एक बार लोटस टेम्पल का ये एग्जांपल है, या फिर इसमें ध्यान दो नीचे जो सिडनी ओपेरा हाउस है इसमें दिखाई दे रहा है कि पीछे से कर्व निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके में सेल का मतलब क्या होता है, शेल अगर समुद्र में कभी गए होगे, मतलब बीच वगैरह पे गए होगे तो शेल देखा होगा, ऐसे कर्व्स में होते हैं शेल। समझ में आ रहा है शेल और फ्लैट प्लेट में अंतर क्या है कर्व में? यस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फोल्डेड में कि सीरीज ऑफ फ्लैट कनेक्टेड प्लेट्स होते हैं, सिस्टम होता है हमारा इसमें कि जिसमें बहुत सारे फ्लैट प्लेट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे, ये हमारा फोल्डेड प्लेट्स हो जाता है। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें हमारा जो होता है वो कहीं ना कहीं कर्व डोम शेप देखने को मिलता है। ठीक है, कर्व डोम शेप का मतलब है कि कर्व इस तरह से डोम शेप हमें देखने को मिलेगा, कर्व शेप्स। ठीक है, फिर इसके अलावा और इसके फायदे क्या है कि जो कि शेल का एक शेप बनाता है। शेल का शेप मतलब शेल हमेशा पता है कि ऐसे इस शेप में कुछ हमारा शेल होता है, तो ये इस तरह का शेप एक रिजेंबल करता है हमारा शेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा है ये स्ट्रांग होता है, ताकि इसके क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये कर्व इसका जो डिजाइन होता है ये अलाउ करता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं ये। ठीक है, और ये फोर्सेस को जो है ना इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जो भी इनके ऊपर लोड, जो भी इनके ऊपर फोर्सेस लगता है वो थिन प्लेट स्ट्रक्चर से ज्यादा इफेक्टिवली ये वाले स्ट्रक्चर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके दो मेन जो एग्जांपल है वो एक हमारा लोटस टेम्पल है न्यू दिल्ली में, दूसरा है सिडनी ओपेरा हाउस सिडनी जो कि जॉन ओटसन के थ्रू डिजाइन किया गया था। लोटस टेम्पल किसके थ्रू डिजाइन किया गया है? परिबोस शाह। ठीक है, तो समझ में आया दोनों स्ट्रक्चर, फोल्डेड प्लेट और सेल स्ट्रक्चर? हेलो हेलो सर, मिलेनियम डॉम भी सेल स्ट्रक्चर में आता है? मिलेनियम डोम भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कैटेनरी आर्क स्ट्रक्चर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऐसे समझो आप लोगों के पास चेन होगी, चेन जो आप गले में पहनते हो या फिर कुछ भी जो पहनते हो ना, वो देखना ऐसे चेन्स होते हैं ना ऐसे ऐसे, या माला जो होती है वो होगी। तो कभी उसको देखना जब आप खोल के उसको हवा में लटकाते हो तो वो कैसा सा बनता है, वो ऐसा सा कुछ होता है ना। जब आप उसको खोल के हवा में लटकाते हो, दोनों तरफ से आप उसको पकड़ते हो तो इस तरह से ही होता है, वो कुछ ऐसे एग्जैक्टली ना। यस। यस सर। हाँ, अब यह कभी नोटिस करना कि आप एक डंडी को लो, डंडी जो बहुत फ्लेक्सिबल जैसे बांस का जो छोटा सा पीस होता है उसको लेना, एक हिस्सा जो होगा ना उसको जमीन पे यहाँ पे फंसाना
और दूसरे हिस्से को बेंड करना तो कुछ ऐसी शेप बन के आएगी। अगर दूसरे हिस्से को यहाँ पे अगर किसी ने पकड़ा और किसी ने यहाँ से पकड़ा ना, आप इसको जब बेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा बेंडिंग मोमेंट की वजह से। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा मतलब फोर्स से क्रिएट होने वाला एक हमारा लाइक समझ सकते हो कि काइंड ऑफ क्या क्या बोलूं मैं इसको, चलो मैं बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में। बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, एक जैसे कुछ क्रिएट जो हो रहा है ना, सिंपल हम उसको बात करते हैं। ये जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी कि हमारी जो स्लैब होती है, जो हमारी कन्वेंशनल स्लैब्स होती है, उन पे लोड की वजह से वो हमारा बेंड होना शुरू हो जाते हैं और वो इस तरह से जो होता है ना, उसकी बेंडिंग देखने को मिलती है हमें ये, ठीक है। तो हम इसको सिंपल टर्म्स में कहते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये सर बेंडिंग कहलाता है। सर बेंडिंग को ही बकलिंग बोलते हैं ना? हाँ, बकलिंग उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अ केबल और ए चेन हैंगिंग फ्रीली एंड एक्टिंग अंडर इट्स ओन वेट। हम सीधा ये समझते हैं कि एक केबल या फिर एक चेन को हमने लटकाया हुआ है फ्रीली अंडर इट्स ओन वेट, सपोर्टेड ओनली एट इट्स एंड पॉइंट्स, नॉट इन वर्टिकल लाइन। एंड पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप वर्टिकल लाइन में दो एक चेन को सपोर्ट ऐसे दो, इसका मतलब ये है कि दो डायरेक्शन में इस तरह से आपने उसको पकड़ा हुआ है, एक यहाँ से सपोर्ट है, एक इसको यहाँ से सपोर्टेड है, एंड विद नो अदर लोड टेक्स द फॉर्म ऑफ कैटेनरी। तो जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं जिसमें एक हमारा सपोर्ट यहाँ होता है, एक सपोर्ट यहाँ होता है और बीच में किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता। सिंपल आर्च की जब बात करते हो ना, आर्च वगैरह जो होते हैं, सॉरी ये तो मैंने ऐसा आर्च ही है, ठीक है, ऐसा कुछ जो आर्च होता है जिसमें एक सपोर्ट यहाँ होता है, एक सपोर्ट यहाँ होता है, तो काफी हद तक ये इसको कहा जाता है कैटेनरी। कैटेनरी जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चेन या फिर किसी भी एलिमेंट को जब सपोर्ट करते हैं दो डायरेक्शन से, तो वो अपना सेल्फ वेट के अंदर मतलब इस तरह से फॉर्म जो लेता है, सपोर्टेड होता है वो यहाँ से हमारा दो एंड से, तो इसको कैटेनरी फॉर्म कहा जाता है। कैटेनरी फॉर्म ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाटा में हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा कैटेनरी फॉर्म है। तो कैटेनरी जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म होता है, अगर इस तरह से उल्टा अगर वी बन रहा है ना, उल्टा वी, तो ये कैटेनरी फॉर्म होता है, हमेशा ध्यान रखना। इन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग कैटेनरीज आर यूज्ड इन ब्रिज एंड आर्क डिजाइन टू अवॉइड बेंडिंग मोमेंट्स। तो बेंडिंग मोमेंट्स जो हमारा इस तरह से यहाँ ऐसे डिफॉर्मेशन जो होता है ना, इसको अवॉइड करने के लिए जो होता है कैटेनरी आर्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो गेटवे आर्च जो है ये एक हमारी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, कहाँ पे कोई बता सकता है गेटवे आर्च? सर यूएसए में है। यूएसए में, एग्जैक्टली यूएसए में है, एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है ये, ठीक है। इसको देख लेना, चेक कर लेना, ये हमारा कैटेनरी आर्च पे डिराइव्ड ये कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, जिसका नाम गेटवे आर्च है। कैटेनरी आर्च मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है गेटवे आर्च। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर। तो फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर बात कर ली हमने, फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेनफोर्स कंक्रीट फ्लैट प्लेट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम कंटेनिंग स्लैब विद यूनिफॉर्म थिकनेस सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम्स विदाउट यूजिंग बीम्स। सीधा समझो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे स्लैब्स की थिकनेस यूनिफॉर्म होती है, पूरा स्लैब हमारा यूनिफॉर्मली थिक्ड होता है, बट इसमें किसी तरह की बीम्स नहीं होते हैं। जब देखो तो हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले एक बीम आता है, ठीक है, कॉलम का सपोर्ट आता है, देन इसके ऊपर हमारा स्लैब आता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बट इस वाले केस में क्या है, स्लैब जो होगा ना सीधा आपका कॉलम से सपोर्टेड होता है, इसमें किसी तरह की बीम नहीं होती। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता लग रहा है बीम नहीं है, यहाँ पता लग रहा है बीम नहीं है, यहाँ पता लग रहा है बीम नहीं है, बीम नहीं है, बीम नहीं है, बीम नहीं है, ठीक है, साफ दिख रहा है बीम नहीं है। A major concern for flat plate is punching failure or slab in the vicinity columns due to high stress concentration. तो ऑब्वियस सी बात है, लोड काफी ज्यादा आएगा इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा पंचिंग फेलियर की चांसेस होते हैं फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर में। अगर आप बीम्स नहीं डालते हो, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर भी आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बीम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कॉलम्स के थ्रू एंटायरली हमारा स्लैब जो होता है वो सपोर्टेड होता है। ओके, क्लियर है ये वाला फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रक्चर। देखो, टेंसाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, किसी भी चीज को पकड़ के खींचना। अगर आप एग्जाम्पल समझो कि लेट सपोज आपने एक एम्ब्रेला लिया,
ठीक है, ऐसा आपने एम्ब्रेला लिया, आपने इस वाले पोर्शन को उल्टा कर दिया और सारे पोर्शंस को पकड़ के आप खींचोगे तो ये कुछ ऐसा सा फॉर्म होगा। ठीक है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो सब सारी चीजों को, तो स्ट्रेच करना यही चीज होता है हमारा। तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रक्चर में आता है, किसी भी चीज को स्ट्रेच करना। ठीक है, अ टेंसाइल स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर एलिमेंट कैरिंग ओनली टेंशन एंड नो कंप्रेशन और बेंडिंग। ठीक है, अब ये कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फोर्स लगा के जो है उसको बेंड कराना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कंप्रेशन में फोर्स जो लगता है वो नीचे की तरफ लगता है और टेंशन में जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ लगता है। कभी भी कंक्रीट अगर स्लैब हो तो कंक्रीट स्लैब में देखना कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कहाँ होता है, किसी को आइडिया है? कंप्रेशन और टेंशन जोन कहाँ होता है? टेंशन नीचे की साइड होता है, कंप्रेशन ऊपर की साइड होता है। टेंशन नीचे की तरफ होता है, कंप्रेशन ऊपर की तरफ होता है। और किसी को आइडिया है? नहीं है? कुछ तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वो रहता है ना, कुछ तो एक नहीं हॉरिजॉन्टली है, एक्ट करता है। वैसा नहीं है। ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा जैसे बार्स हम यहाँ पे लगाते हैं ना, जब स्लैब बनाते हैं तो यहाँ पे हम आरसीसी बार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बार्स के बारे में जरा कॉन्सेप्ट पढ़ना कि बार्स का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। पढ़ा है किसी ने? बार्स कंप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, फिर टेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये भी पढ़ना कि सीमेंट जो है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है या टेंशन में अच्छा होता है। दो तीन चीजें बता रहा हूँ, नोट कर लो। एक तो स्लैब के अंदर कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, टेंशन जोन कहाँ होता है। सीमेंट या फिर कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, टेंशन में अच्छा होता है। और स्टील बार्स जो होते हैं वो कंप्रेशन में अच्छे होते हैं, टेंशन में अच्छे होते हैं। और कंप्रेशन टेंशन का एक बार में स्टडी करना, कंप्रेशन फोर्स कैसे एक्ट करता है, टेंशन फोर्स कैसे एक्ट करता है, और बेंडिंग मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है। ओके सर। ओके। So a tensile membrane structure is most often used as a roof. तो टेंसाइल मेंबर जो होता है उसका जनरली यूज किया जाता है एज ए रूफ। ठीक है, ये जैसे ये रूफ देख रहे हो ना, ये हमारा पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रक्चर है। एज दे कैन इकोनॉमिकली एंड अट्रैक्टिवली स्पैन लार्ज डिस्टेंसेस। अब इसमें हो क्या रहा है इस स्ट्रक्चर में, अगर ध्यान से देखो, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली टेंशन का जो टेंसाइल जो फोर्सेस होते हैं कैसे एक्ट करते हैं, ये देखो। यहाँ हमने एक बीच में कॉलम प्लेस किया हुआ है, बीच में हमारा मेंबर है। यहाँ से हमने सारे केबल्स को जो है इससे अटैच कर दिया, और केबल्स को जो है वो टेंशन में ऐसे मतलब इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को टेंशन में खींचा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना सारा का सारा वो स्ट्रेच हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर ध्यान से देखो तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं खींच रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखो तो दिखाई दे रहा होगा कि स्ट्रक्चर हमारा खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि उखड़ने को तैयार है, ऐसा लग रहा है कि उखड़ जाएगा। अगर हम सीधा यहाँ से खींच रहे होते तो ये सारा का सारा हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि सारी चीजें हमने नीचे खींची हुई है, बट हम ऊपर खींच रहे हैं तो उल्टा बन रहा है, जैसे चम्मच होता है ना वैसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे ऐसा कर्व बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये इस तरह से कर्व बन रहा है। ठीक है, एज दे ये तो पढ़ लिया। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द वे इन विच दे वर्क अंडर स्ट्रेस टेंसाइल, देयर ईज ऑफ फैब्रिकेशन। अब इनके फायदे क्या होते हैं? ये बड़े बड़े स्पेन्स को जो होता है वो कर लेते हैं, स्पेन्स को कवर करते हैं। स्टेडियम्स में यूजुअली जो देखा होगा, स्टेडियम्स में अगर कोई गेम्स को फॉलो करता है, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं क्रिकेट फुटबॉल इन सबको फॉलो करता है, तो उसने देखा होगा कि इस तरह के जो स्टैंड्स होते हैं, स्टैंड्स के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं जो लोगों के मतलब एक तरह से वो स्टैंड्स को कवर करता है ताकि हार्श सनलाइट या फिर बारिश के टाइम पे बचा जा सके। देखा है किसी ने ऐसा कुछ, ये वाला इस तरह के मेंबर्स स्टेडियम्स में? देखा तो होगा किसी ने, नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। देखा करो यार, थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स देखा करो।
अच्छा ऐसे तो देखे होंगे ना, कहीं पे जाते हो तो पब्लिक स्पेसेस जो होते हैं, टेंट हाउस, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कुछ अगर ऑर्गेनाइज चल रहा होता है, कुछ एक्टिविटी वगैरह चल रही होती है, कैंप लगा होता है, तो इस तरह के वो होते हैं, लगे होते हैं, ये रूफिंग सिस्टम होता यस सर, यस। है। ये हो गया। मैं स्टेडियम का एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्टेडियम का मिल नहीं रहा, चलो मैं डाल ही देता हूँ स्टेडियम्स, अब आ जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। या फिर ऐसा कुछ देख लो, ये देखा ही होगा स्टैंड्स के ऊपर इस तरह के, जो कह सकते हो छत जो होती है, ठीक है, ये इनकी बात कर रहे हैं हम प्राइमरीली। ये कहलाते हैं हमारे, इमेज ओपन नहीं हो रही है, ऐसे ही देख लो, छोटे इमेज में ही देख लो, ठीक है। समझ में तो आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या दिखाना चाह रहा हूं, वो मेन है। बताओ, ये डाउट लग रहा है अभी भी? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं दीज, एक मिनट। These type of structure is commonly found in sport facilities। देखो सबसे जो मेन एग्जांपल मैंने स्पोर्ट फैसिलिटीज का बताया, वेयर हाउसेस में पाए जाते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग्स में और एग्जीबिशन वेन्यूज में। जहाँ पे एग्जीबिशन या फिर कोई इवेंट होता है तो वहां पे जाओगे तो वहां पे इस तरह की, जैसे किसी मान लो कुछ इवेंट होता है, आज कोई फेस्ट है या फिर कुछ भी ऐसा कल्चरल एक्टिविटी है, तो वहां पे इस तरह के जो होते हैं ना टेंसाइल स्ट्रक्चर जो होते हैं डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डोम स्ट्रक्चर। तो डोम स्ट्रक्चर तो काफी कॉमन है। अच्छा इसके एग्जांपल्स देख लो एक बार। ये टेंसाइल स्ट्रक्चर का मिलेनियम डोम भी जो है ना, ये टेंसाइल स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल है। ये टेंसाइल स्ट्रक्चर में भी आता है मिलेनियम डोम। फिर देखते हैं हम, अ डोम इज एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट दैट इज कवर्ड इन शेप एंड फॉर्म्स द टॉप हाफ ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो टॉप हाफ जो स्फीयर का होता है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, नीचे का हटा दे, तो ये हमारा डोम फॉर्म करता है। Domes do not need any internal support and can cover a great area while using very little quantity of material। डोम्स को किसी तरह का इंटरनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। सपोर्ट कहाँ चाहिए होता है, इन्हें आउटर फेसेस में सपोर्ट चाहिए होता है, कि आउटर फेसेस पे कुछ ना कुछ सरफेस होना चाहिए जिसपे ये डोम जो है वो रेस्ट कर सके, डोम जो है पूरा का पूरा फिक्स किया जा सके। डोम स्ट्रक्चर मे बी बिल्ड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। डोम स्ट्रक्चर बहुत सारे मटेरियल से बनाया जाता है, इंक्लूडिंग द मोर कॉमन वन लाइक मेसनरी, कंक्रीट एंड कास्ट आयरन, वुड एंड स्टील। ठीक है। अच्छा आरसीसी डोम सबसे बड़ा वर्ल्ड का कहाँ पे है, कोई आइडिया है किसी को? रेनफोर्स डोम कौन सा है सबसे बड़ा? एक बार सर्च करना, ये क्या बोलते हैं, चलो मैं बताता हूँ उसका ना, मैं देख के बताता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली बिल्डिंग का नाम नहीं ध्यान आ रहा है। डोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, क्रॉस आर्च डोम, केबल नेट डोम, जियोडेसिक डोम, अनियन डोम, अम्ब्रेला डोम। कृष्ण सर ने डोम वाला टॉपिक नहीं करवाया ना, नेक्स्ट क्लास के लिए रखा था ना डोम वाला टॉपिक? यस सर। ठीक है चलो वो करवा देंगे। बेसिक आइडिया मैंने बता दिया डोम का। तो अनियन डोम है ताजमहल में। हाँ डोम्स के टाइप जरूर देख लेना, डोम्स के टाइप ना नाटक में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से टाइप का डोम है। तो अनियन डोम में पता है कि अनियन के जैसा शेप ऐसा कुछ होता है, ये अनियन जैसा, ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये अनियन का छिलका जैसे होता है ना, काट दिया अनियन को यहाँ से, तो ये ऐसा अनियन जैसा फॉर्म करता है, तो अनियन डोम होता है। ये केबल नेट डोम स्ट्रक्चर है। देखो केबल ऐसा, ये टेंसाइल स्ट्रक्चर के साथ में केबल नेट डोम, मतलब केबल के साथ में डोम्स वाला स्ट्रक्चर है, इसको केबल नेट डोम स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक मिनट, अब कितने रह गए इसमें? 3 रह गए ना, ठीक है। टावर स्ट्रक्चर, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। टावर स्ट्रक्चर एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। टावर एनी स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटिवली टॉल इन प्रोपोर्शन टू द डायमेंशन ऑफ इट बेस। तो बेस का जो डायमेंशन होता है, हो सकता है कि 10 बाई 10 मीटर का बेस का डायमेंशन हो और पता लगे टावर जो है, टावर की हाइट है 50 मीटर। तो जो बेस का डायमेंशन होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है, हमारा वर्टिकल हाइट उसकी ज्यादा होती है, बेस उसका जो होता है वो कम होता है।
ठीक है, ये वर्टिकली डेवलप्ड हमारे बिल्डिंग्स होते हैं कि वर्टिकल इनमें ज्यादा डेवलपमेंट होती है रादर देन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट. अ टावर इज अ टॉल स्ट्रक्चर टॉलर देन इज वाइड ऑफन बाय अ सिग्निफिकेंट फैक्टर. तो उसकी विड्थ से ज्यादा वो टॉलर होता है. Towers are specifically distinguished from buildings in that they are built not to be habitable but to serve other functions using the height of the tower. तो टावर का कॉन्सेप्ट ऐसे जनरल होता है कि टावर हैबिचुअल बिल्डिंग्स की तरह यूज नहीं किए जाते हैं. टावर्स का पर्पस जनरली ऑफिशियल बिल्डिंग्स होते हैं, हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, या फिर किसी और तरह के पर्पस के लिए ज्यादा टावर्स डिजाइन किए जाते हैं. खैर आज के टाइम में तो टावर्स रेसिडेंशियल पर्पस से भी यूज किए जाते हैं, बट थोड़ा पुराना ट्रेंड अगर देखो तो पुराने ट्रेंड में क्या था कि टावर्स जनरली रेसिडेंशियल पर्पस से यूज नहीं किए जाते. आज के टाइम में भी टावर्स अगर देखोगे ना तो कमर्शियल स्पेसेस में ज्यादा यूज किए जाते हैं टावर्स बिल्डिंग. तो टाइपेई 101 ताइवान और शंघाई टावर चाइना, तो ये कुछ टावर बिल्डिंग्स के जो है मोस्ट फेमस एग्जांपल है, ये टावर स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे. नेक्स्ट आता है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड स्ट्रक्चर. अभी हाइपरबोलिक और पैराबोलाइड स्ट्रक्चर क्या होता है? अ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड इज अ डबली कर्व्ड सरफेस. एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डबल कर्व हो. ठीक है, डबल कर्व इन द सेंस अगर यहाँ ध्यान से देखो एक कर्व हमारे पास यहाँ है और यहाँ ध्यान से देखो तो एक कर्व यहाँ पे है. मतलब इसको डिजाइन कैसा किया गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा जो है ये कुछ निकल के आ रहा है. ठीक है, इसमें डबल कर्व है. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डबली कर्व हो, ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है उसका कि डबली कर्व देखने को मिलेंगे. This means that the shape is defined through the combination of both a concave and a convex surface. Concave और convex surface I don't know कि शायद किसी को पता ना हो, खैर सबको पता होगा concave and convex surface क्या होता है. ठीक है, एक सरफेस जो आपका इस तरह से चम्मच, जैसे चम्मच को देखते हो ना, चम्मच के एक अंदर वाला पोर्शन, एक आउटर वाला पोर्शन, चम्मच का बाहरी पोर्शन. तो कॉन्केव कॉन्वेक्स यही होता है हमारा. As hyperbolic paraboloids are only built using straight members. अब इनको बनाने के लिए किसी तरह का कर्व की जरूरत, एक्चुअली में कर्व मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है. इसको हम कर्व बना सकते हैं बट हमें इसमें कर्व मेंबर्स की जरूरत नहीं, हमें स्ट्रेट मेंबर्स चाहिए. हम स्ट्रेट मेंबर्स का अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं कि वो डबल कर्व सरफेस तैयार कर सकते हैं उससे. They are very interesting and efficient form for cell-shaped construction project. तो सेल शेप कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें शेल ऐसा मतलब कुछ ऐसा इस तरह का डोम जैसा शेप निकल के आता है, तो इस तरह के शेप्स के लिए हाइपरबोलिक पैराबोलाइड स्ट्रक्चर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे डबल सरफेसेस का इस्तेमाल किया जाए. मतलब दो तरह के सरफेस होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए. एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के सरफेस और दोनों अपोजिट. हम जैसे फ्लैट प्लेट में बात करते हैं वहां सरफेस तो एक ही है ना, फ्लैट प्लेट ही है सारे के सारे. ऐसा तो नहीं कि फ्लैट प्लेट के साथ में कर्व प्लेट भी है वहां पे, नहीं, सारा फ्लैट प्लेट है. बट यहाँ पे क्या है कि कर्व है बट दोनों तरह के कर्व है, एक अपोजिट है, दोनों कर्व्स आपस में अपोजिट है. Many renowned architects of this period like Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Felix Canadella and Eudoro Catanalo built some of their most important projects by using hyperbolic paraboloids. एक बार इसको जरूर चेक करना, इसको नोट डाउन कर लो, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड्स, इसके बारे में जरूर स्टडी करना और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में पता चलेगी. और कुछ इसके बिल्डिंग्स देख लेना. ठीक है, तो और क्या पता हो सकता है समझ में आ जाए. चलो मैं ही दिखा देता हूँ. जैसे ये वाला देखो, ये आप लोग शायद फिजिक्स में किसी ने पढ़ा भी हो, आई थिंक पढ़ा तो होगा ही. पता नहीं वो इमेज ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं. ये देख लो, ये फिजिक्स का ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये हाइपरबोलिक और पैराबोलाइड्स. मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये चीज पढ़ा था किसी ने? मैथ्स में ज्यादा है. हाँ, मैथ्स में ये स्ट्रक्चर देखो, जो स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, सिंगल देख रहे हो, सिंपल क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. मतलब यहाँ पे सरफेसेस की बस हेरा फेरी है, आपने बस ज्योमेट्री के ये चीज पॉइंट को यहाँ से जोड़ा गया, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ा गया और इस पॉइंट को अपोजिट. अब ये देखो यहाँ पे अप एंड डाउन चल रहा है, इस तरफ से इधर से अप एंड डाउन चल रहा है. तो क्या हुआ कि एक सरफेस यहाँ क्रिएट हुआ, एक सरफेस यहाँ क्रिएट हुआ, दो अपोजिट सरफेसेस क्रिएट हो गए. तो इस तरह से वर्क करता है ये. सीधा आप देखो ना, पेपर को ले लो, पेपर को अगर लेने के बाद उसको थोड़ा सा टर्न करके देखना, तो पेपर को लेने टर्न करने के बाद ना ऐसा कोई सरफेस निकल के आ जाएगा. तो ये सारा का सारा हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलाइड्स का सारा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें. चलो बैक टू द टॉपिक, लास्ट चीज देख लेते हैं क्या है. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में कंपोजिट स्ट्रक्चर आ जाता है. कंपोजिट मेसनरी पढ़ा होगा ना. कंपोजिट मेसनरी क्या होता है, बताएगा कोई?
व्हाट इज कंपोजिट मेसनरी? बताया हुआ है मैंने, भूलो तो मत। अब पता नहीं भूल क्यों जाते हो, फिर ऐसे कैसे आएंगे नंबर अगर इतनी जल्दी भूल जाओगे। सारी चीजें बिल्कुल जुबान पे रहनी चाहिए, फटाक से बता दो। किसी को नहीं पता कंपोजिट मेसनरी क्या था? अरे इतना तो बताया था कि एक मटेरियल से ज्यादा मटेरियल्स का यूज करके हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको कंपोजिट मेसनरी वर्क कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। जब दो मटेरियल्स तीन मटेरियल्स का यूज किया जाता है एक साथ, उसको कंपोजिट कहा जाता है। सो कंपोजिट स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। अब एक कंपोजिट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉम्बिनेशन होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों का। हम जनरली बात करते हैं या तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों का मिला जुला एक कह सकते हो कि रूप है, एक उसका फॉर्म है जिसमें दोनों तरह से चीजें चल रही हैं। सो डेट एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप कैन बी एंजॉयड। तो वही बात आ गई ना, दोनों चीज रख रहे हो, दोनों टाइप एंजॉय कर लो। In this type, external walls are load-bearing type and internal supports are in the form of column. तो इसमें जनरली होता क्या है, एक्सटर्नल जो वॉल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे लोड बेयरिंग वॉल्स होते हैं, उनका लोड होता है, उन पर कोई कॉलम नहीं होता है एक्सटर्नल वॉल्स पे। इंटरनल जो वॉल्स होते हैं उनमें कॉलम बीम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, बट एक्सटर्नल वॉल किसी तरह का कॉलम्स नहीं होता है। मेसनरी वर्क में ज्यादातर देखना, जो हमारे एसीसी ब्लॉक से जो आज के टाइम में टावर्स बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल वो जो वॉल्स होती है उनमें किसी तरह के इस तरह के कॉलम्स नहीं होते हैं। बीच के जो पोर्शन होता है ना बिल्डिंग का, वहां पे कॉलम्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये एक्सटर्नल वॉल है लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कॉलम नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम नहीं है, बट इसको तो हम पैक तो करेंगे ना, इसको बंद तो करेंगे ना, इसको बंद करने के लिए वॉल लगाएंगे तो वो सारा का सारा लोड बेयरिंग हो जाएगा। बट बीच में देखो तो बीच में सारा का सारा कॉलम बीम चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज जनरली अडॉप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल शेड्स और वेयर हाउसेस वेयर स्पैन्स आर वेरी लार्ज। तो ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे स्पैन जो होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वेयर हाउसेस के लिए यूज किया जाता है। A composite material is basically a combination of two or more materials। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा सिस्टम का यूज किया गया है। दो सिस्टम कैसे हुए, एक आपका लोड बेयरिंग सिस्टम हुआ, दूसरा आपका फ्रेम सिस्टम हुआ। कंपोजिट मटेरियल में क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल में दो मटेरियल से ज्यादा मटेरियल का यूज किया जाता है, ईच ऑफ विच रिटेन इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो का इस्तेमाल कर रहे हो, दो का इस्तेमाल करके आपने सारी चीजें गड़बड़ कर दी, नहीं। वो दोनों अपने अलग प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे और दोनों के अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में घुल मिल जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी में घुल मिल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी कहती है कि भाई पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लो, आप लोड बेयरिंग बना लो। एक प्रॉपर्टी कहती है आप फ्रेम लगाओ, आप पहले कॉलम बीम्स लगाओ फिर स्लैब लगाओ। तो दोनों अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं। ये इसका लोड ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, इसका लोड जो होगा वो ये कॉलम थोड़ी ट्रांसफर कर रहा है। अगर मैं कहूँ बाहर के वॉल्स का लोड, तो सारा का सारा खुद ही ट्रांसफर हो रहा है, वो इसके ऊपर तो लोड जा ही नहीं रहा है ना। समझ गए दोनों का अंतर? यस सर। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। कोई कुछ डाउट तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज हम इसको आज रैप अप कर दें अभी के लिए। सस्पेंडेड, फोल्डेड, सेल स्ट्रक्चर, कैटेनरी आर्च, फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर, टेंसाइल, डोम, टावर, पैराबोलिक, पैराबोलाइट स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर, सारे क्लियर है? यस।